आरसी इम्प्लीमेंट और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें एक पश्चिम बंगाल भी आता है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत। बंगाल में अगर सत्ता बचानी है तो ये घुसपैठिया और मुसलमान वोटर्स जो है वो तुर्क का इक्का है। अब रही बात के सीएए के अगेंस्ट में भी ममता बनर्जी ने बहुत अफवाह उड़ाई थी और सीएए के अगेंस्ट में मुसलमानों को बहुत भड़काया था। कई रेलवे स्टेशन तोड़े फोड़े गए हैं, कई धरना मिছিল मीटिंग हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, कई करोड़ रुपए खर्च जावेद अहमद खान ने किया है जो टीएमसी के मिनिस्टर है। लेकिन सीए इम्प्लीमेंट हो गया और गृह मंत्री ने कहा ही हुआ है फरहाद हकीम साहब ने कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है। और फिर हमीदुल रहमान की बात आप हम दोनों को याद है कि उन्होंने कहा था कि जहां शरिया चलता है कानून वहां पर ये सारी चीजें शरिया इंसाफ सभा लगाई ही जाती है। उसके बाद फिर जिस हिसाब से कोलकाता के मेयर और इतने बड़े मंत्री और ममता बनर्जी साहिबा के जो आंचल के साये में रहते हैं उन्होंने कन्वर्शन को प्रोवोकेशन दिया, हिंदुओं को दुर्भाग्य कहा, मुसलमानों को सौभाग्य कहा, लोगों को बताया दाढ़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और एक बार फिर से हमारे साथ नाजिया मौजूद है। नाजिया, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एंड आई मिस यू अ लॉट क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे। और माय गॉड अंबर, मतलब तुम कितनी सुलझी हुई हो। और मुझे याद आ गया कि मैं जब मम्मी को, मैंने शायद कल भी तुमसे ये बात कही थी कि जब मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी तुम कुछ ज्यादा सुलझी हुई हो, तो मम्मी कहती थी नहीं तुम उलझी हुई हो। हम लोग ठीक है। जी, थैंक यू। लेकिन नाजिया, आज मैं आपके साथ एक खास मुद्दा डिस्कस करने वाली जो कि आपके वेस्ट बंगाल से जुड़ा है। वेस्ट बंगाल से लगातार पिछले 1.5-2 महीने से एक के बाद एक महिलाओं के साथ उत्पीड़न की वीडियोस आ रही हैं, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता, छोटे बड़े हर तरह के, हर प्रकार के महिलाओं को मारते पीटते और सड़कों पर शरिया अदालत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो आया है जिसमें आप गोपाल तिवारी जो कि टीएमसी के हैं, वो एक महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये सब क्या है और सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है? वो वीडियो भी मैं प्ले कर देती हूँ नाजिया, ताकि आप उसको देख पाए। ये वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं और सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। आखिर ये सब क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में? लग ही नहीं रहा है भारत है, लग रहा है अफगानिस्तान में पहुंच गया है, बांग्लादेश। नहीं, मुझे तो पाकिस्तान और सीरिया लग रहा है। सोमालिया। हाँ, मतलब जैसे पाकिस्तान, मैं तो कहूंगी कि बांग्लादेश से भी इतनी गंदी हरकतों वाले कुछ वीडियोस तो हमें वायरल होते हुए नहीं दिखाई देते और अफगानिस्तान से पहले होते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब ईरान और अफगान भी थोड़ा सा बैलेंस हो चुका है और काफी रिफॉर्म कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान और सीरिया एक ऐसी जगह अब तक है जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है। और क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा के लाडले मंत्री ने कहा ही हुआ है फरहाद हकीम साहब ने कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है। और फिर हमीदुल रहमान की बात आप हम दोनों को याद है कि उन्होंने कहा था कि जहां शरिया चलता है कानून वहां पर ये सारी चीजें शरिया इंसाफ सभा लगाई ही जाती है। उसके बाद फिर जिस हिसाब से कोलकाता के मेयर और इतने बड़े मंत्री और ममता बनर्जी साहिबा के जो आंचल के साये में रहते हैं उन्होंने कन्वर्शन को प्रोवोकेशन दिया, हिंदुओं को दुर्भाग्य कहा, मुसलमानों को सौभाग्य कहा, लोगों को बताया दाढ़ी टोपी वालों को कि एक भी हिंदू को इस्लाम कबूल करवाओ। हालांकि उनके फरहाद हकीम के अब्बा साहब जो है उन्होंने भी हिंदू से शादी किया था और हिंदू महिला को मुसलमान किया था। तो ये एक सिनेरियो इन लोगों का चल रहा है। अब आती है बात गोपाल तिवारी की। पूर्व वर्धमान में ये डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा टीएमसी का नेता है और टीएमसी के नेता के छत्र छाया में जो बड़े मंत्री और सांसद होते हैं उनके छत्र छाया में ये पूरा एकदम अजमल कसब बोल सकते हैं या हाफिज सईद या दाऊद इब्राहिम बन चुका है। वर्धमान एरिया के वोट को गोपाल तिवारी लेकर आने के लिए काफी सक्षम है। हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, और कई बार अमर हमारे सामने, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मेरे सामने ये सवाल भी बहुत पैदा हो जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी सबका विकास कर रही है तो फिर उनको वोट क्यों नहीं मिल रहा है। अरे वोट क्यों नहीं मिल रहा है? वोट देना जनता चाहती है, लेकिन ये गोपाल तिवारी जैसे, हमीदुल रहमान जैसे, जेसीबी जैसे, यामीन शकील जैसे, ऐसे जो बलात्कारी नासिर खान जैसे, ऐसे जो एक हाफिज सईद की टीम जो चल रही है, जैसी हाफिज सईद जैसे पूरा एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, वैसे ही
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ऐसे ऐसे आतंकवादी ग्रोह और गुंडा और मवालियों को रख करके। अब जो शरीफ घर है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो कैसे इनका सामना कर सके। अभी मैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपको दे देती हूँ कि देखिए, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर ये जब हाइप किया और ट्रेंडिंग में आ गया, तो पुलिस ने इसके अगेंस्ट में एक एफआईआर किया, इसको कोर्ट में खड़ा किया और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट 5 मिनट इसका बेल भी हो गया। और रीजन क्या बताया जा रहा है कि पुलिस ने बेल प्ली पर अपोज ही नहीं किया, अपोज ही नहीं किया, मतलब जुबान ही नहीं पुलिस ने खोला कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए समय दीजिए या मुझे पीसी दीजिए या इसको जेसी कीजिए, इसने इतना बड़ा पाप किया है, इसने शरिया इंसाफ सभा खोला है भारत जैसे संवैधानिक देश में रह करके, ये कैसे एक औरत को मार सकता है, उसको कैसे मोलेस्ट कर सकता है। मतलब ये बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के पर्पस होते हैं जिससे पुलिस कस्टडी में ले सकती है या डायरेक्ट जेल कस्टडी करवा सकती है। पर पुलिस ने कुछ बोला ही नहीं, पुलिस गूंगी बहरी अंधी लूली लंगड़ी बन करके खड़ी हो गई। और जो यहाँ का ट्रेंड है, यहाँ पर अंबर अगर आप आइएगा और आप आकर के घूम कर चली गई हैं देन ऑल राइट, लेकिन पश्चिम बंगाल आने के बाद आपने कोई कॉन्क्लेव कर लिया या आपने कोई अपनी स्पीच रख दी और आपकी भाषा बिल्कुल संवैधानिक है, तो आप ये समझ कर चलिए कि एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते तक आपके ऊपर 5 एफआईआर तो होने ही होने। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। देखिए, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति असदुद्दीन अवैसी भी करता है, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कांग्रेस भी करती है, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति अखिलेश यादव भी करते हैं। लेकिन क्या राहुल बाबा पश्चिम बंगाल आ सकते हैं, अपने भाषण को रख सकते हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी क्या पश्चिम बंगाल आ सकता है, अपनी स्पीचेस को रख सकता है? क्या अखिलेश अपनी पार्टी का कोई इलेक्शन में कैंडिडेट क्या पश्चिम बंगाल में दे सकता है हिम्मत अखिलेश को? मैं तो चैलेंज कर रही हूँ कि आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल बहुत क्लोज दिखाई दे रहे थे ममता बनर्जी के, ये सारे लोग पश्चिम बंगाल में अपने कैंडिडेट दे करके दिखाएं, क्योंकि इंडिया अलायंस का है भाई। अब तो इंडिया अलायंस से दे करके दिखाइए, या अपनी पार्टी को, अगर इंडिया अलायंस में नहीं भी कभी रहे हैं तो अपनी पार्टी को इनहैंस करने के लिए, अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में जाकर के इलेक्शन लड़ सकता है, उत्तर प्रदेश में लड़ सकता है, तो बंगाल में भी लड़ सकता है। आइए दिखाइए। असदुद्दीन अवैसी जो मुसलमान पुरुषों की हिमायत में ही हमेशा खड़े रहते हैं, अगर मुसलमान बलात्कार भी कर दे तो असदुद्दीन अवैसी के लिए वो बहुत बड़ा पीर व मुर्शिद हो जाता है कि वो सनातनी लड़की का बलात्कार किया है, अरे ये तो पीर साहब हो गया। अब असदुद्दीन अवैसी की नजर ऐसी है, उनका सोच ऐसा है, फिर भी उनको ताकत नहीं है असदुद्दीन अवैसी को कि वो अपनी पार्टी का एक चुन्नू उन्नू भी पश्चिम बंगाल भेज सके, या असदुद्दीन अवैसी खुद यहाँ आकर के अपनी भाषण को मुस्लिम समुदाय के सामने रख सके। ममता करने नहीं देगी, उसी वक्त हथकड़ी लगा देगी असदुद्दीन अवैसी के हाथ पे। लेकिन नाजिया, सवाल ये है, जो सिचुएशन आप बता रही हैं और ये देश भर को भी समझ में आती है कि जिस राह पर वेस्ट बंगाल चल रहा है उसका जो हमें भविष्य नजर आ रहा है वो बहुत ही गंभीर नजर आ रहा है। कश्मीर जैसे हालात पैदा होते हुए और खासतौर से हिंदुओं के लिए एक जनसंहार की ओर बढ़ता हुआ वेस्ट बंगाल नजर आ रहा है। आखिर ऐसी स्थिति को भारतीय जनता पार्टी क्यों इस मुद्दे को तेजी से उठा नहीं पा रही है? क्यों वेस्ट बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं? क्यों स्थिति हाथ से निकलती जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पिछले 12 साल से, जब से ममता बनर्जी साहिबा यहाँ की गद्दी नशी हुई है, तब से एनआरसी और सीएए की जब भी बात होती थी तो वो यही कहती थी कि भाई घुसपैठिया तो तुम्हारा बीएसएफ और सीआईएसएफ जो है वो एंटर करवा रहा है, तुम अपना इन्वेस्टिगेशन करो, तुम अपने ऑफिसर का जांच पड़ताल करो। पर जैसे ही सद्दाम सरदार के घर से सुरंग निकला, ममता बनर्जी साहिबा ये समझ गई कि ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिल्कुल बशीरहाट से और डायमंड हार्बर से बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, और वहां पर कोई भी व्यक्ति झोपड़पट्टी के अंदर या अपने घर के अंदर अगर सुरंग बनाता है तो विदिन 1-1.25 घंटे में बांग्लादेशी लोग आराम से सुरंग के द्वारा आ सकते हैं। अब क्योंकि ये पोल खुल गया है कि डायमंड हार्बर और बशीरहाट, ये दो जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है
जहां से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, वो टीएमसी के चाटुकारिता मुसलमानों के घर के सुरंग से आ रहा है। अब ये जैसे ही पोल पट्टा खुला, उन्होंने 21 जुलाई शहीद दिवस के मन से क्या कहा कि मैं बांग्लादेशियों को बुला रही हूँ, जो वहां अत्याचारित हो रहे हैं वो आए, क्योंकि अब वो बीएसएफ और सीआईएसएफ को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब आती है बात कि ममता बनर्जी साहिबा को ये बात पता है कि 28% जो मुसलमान वोटर्स यहाँ पर है वो तो उनको वोट करेंगे ही। अब साथ में मोर देन 18% जो उनके वोटर्स, घुसपैठिया वोटर्स, जिनको उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट दे करके रखा है, बहुत सारी सुविधाएं दे करके रखा है, तो वो तो उनको वोट करेंगे ही। अब अगर 10-12% और भी बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया, पाकिस्तानी घुसपैठिया आ जाता है, तो कहीं ना कहीं 55% वोट उनका कंफर्म हो जाता है। अब उनके मंत्री जेल जाए, जनता धरना पे बैठे, यहाँ स्कैम हो, तोलाबाजी हो, अवैध निर्माण हो, कुछ भी हो, मतलब XYZ कुछ भी हो जाए, 55 to 60% वोट अगर किसी के पास पॉकेट में है तो वो कैसे हार सकता है। अब अभी आप देखिए, मैं छोटी सी, हालांकि निशिकांत दुबे जी ने भी कहा है, लोकतंत्र के मंदिर में कहा है, मुर्शिदाबाद में 66.8% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मालदा में 72.3% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बशीरहाट में 61.7% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब आप मुझे बताइए कि ये सीटें तो कंफर्म है, ये सीटें तो कंफर्म है, ये तो ममता बनर्जी के गोद में ही जाकर के गिरेंगी। अब ऐसे सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए कि 10 ऐसे मुसलमान नेता पश्चिम बंगाल में खड़े करने चाहिए जो माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा करके मुसलमानों को समझाने की कोशिश करे और ये भी देखने की कोशिश करे कि कितने भारत के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं और कितने घुसपैठिया हैं। क्योंकि जब तक हमको एंटर पार्टी नहीं करवाएगी, हम इंटरनल चीजों को हम जान कैसे पाएंगे। अब पश्चिम बंगाल का प्रॉब्लम क्या है कि अब मान लीजिए मैं इस जिम्मेदारी को समझ रही हूँ और मैं बशीरहाट चले जाती हूँ या डायमंड हार्बर चली जाती हूँ या मैं मुर्शिदाबाद चली जाती हूँ, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी स्टेट पार्टी ऑफिस से क्या आएगा, मेरे नाम से एक शो कॉज आएगा कि आपने अपर पॉलिटिकल लीडर को बिना बताए आपने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, ये आपको अनुमति किसने दिया है, ये अनुमति आपको किसने दिया है, अब आप बताएं। अब हम शो कॉज में बैठ जाएंगे, हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सूरतों में क्या करना होता है कि हमें एट एनी कॉस्ट, हम जैसे जो संवैधानिक लोग हैं, मोदी जी को कन्विंस करना पड़ेगा कि भैया आइए, अब आप ही कुछ स्टेप लीजिए, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में जो ऊपर पदों पर बैठे हुए हैं, ये हमें हमारा काम तो करने बिल्कुल कतई नहीं दे रहे हैं। अब क्या है इसमें, बीजेपी की तरफ से क्यों शो कॉज नोटिस आता है, वो तो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। फिर नहीं, इनका है कि अगर एक महिला को कोई एक बहुत बड़ा लीडर है भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल का, और उसकी बाउंडिंग एक महिला नेत्री से अच्छी है, तो वो सारे पद उसी को दे देगा, वो सारे हाइलाइट्स उसी को दे देगा, वो सारी जिम्मेदारी उसी को दे देगा, चाहे वो करे या ना करे। ये है पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स, आप बताएं। हाँ, अब जब तक अब पता चल जाए कि अरे अंबर जैदी तो बहुत अच्छा बोलती है और बहुत अच्छा ये रिसर्च मार देती है, अब अंबर जैदी को कॉर्नर करो और सारे फ्रंट फुट पे सिर्फ दो चार लोग हैं वही खेलेंगे, नहीं तो अदरवाइज ये सेंट्रल की नजर में आ जाएगी और सेंट्रल इसको कोई बड़ा पद दे देगा, तो हम जो चोरी चमारी कर रहे हैं, हम जो ममता से भी जुड़े हुए हैं और जनता से भी जुड़े हुए हैं और अमित शाह जी को भी हम जा करके बैठ करके कन्विंस कर ले रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा रिपोर्ट सबमिट कर देगी कि भाई फैक्ट ये। ओके, लेकिन जो स्थिति है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, मैंने आपसे सवाल किया, अब तक उन्होंने बंगाल को लेकर कुछ भी नहीं कहा, जो कि बहुत जरूरी है। बंगाल में स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है नाज़िया, और इससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले, जब से ममता बनर्जी हैं, हर तरह के मामले, आप बलात्कार की बात हो, पोस्ट पोल वायलेंस हो, बीजेपी आरएसए कार्यकर्ताओं की हत्या हो, इस तरह की चीजें होती जा रही हैं। राष्ट्रपति शासन की बात हो या प्रधानमंत्री मोदी के कुछ बोलने की बात हो, आखिर क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है?
ममता बनर्जी नहीं, देश से संविधान से प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी तो नहीं हो सकती हैं, वो कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं चला रही हैं, वो वेस्ट बंगाल भारत का ही एक राज्य है। हाँ, उन्होंने तो कह दिया है कि बंगाल को भारत से अच्छे संपर्क करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपनी अच्छा, शब्दावली हाँ, 21 जुलाई के मंच से उन्होंने कह दिया है और वो भी सरे-बाज़ार कहा है उन्होंने, बहुत सारे मीडियाज़ के सामने कहा है। तो इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं अपने दिमाग में ये बिल्कुल सोच चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है और अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। ये वो समझ चुकी हैं। ये उन्होंने अपनी बात को रख दिया है। द सेकंड थिंग इज़ कि जो रिपोर्ट मैंने सबमिट किया है पीएमओ को और ज़ीरो ग्राउंड की जो सारी बातें मैंने पीएमओ ऑफिस को सबमिट की है। इससे पहले भी मैंने सबमिट किया था, इस बार जब मैं दिल्ली आई थी तब भी मैंने सबमिट किया है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर दुर्गा पूजा के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन पश्चिम बंगाल में आने वाला है। एक तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो चपरासी के भी काबिल नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं और वो बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनको शफ़ल किया जाएगा, उनको साइड किया जाएगा, चाहे वो कितना ही अमित शाह जी को कन्विंस कर ले। लेकिन पार्टी के जब अस्तित्व की बात आती है, एक इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो हर स्टेट में इतना अच्छा काम कर रही है, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, पश्चिम बंगाल में आकर पस्त हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जिनको साइड करना बहुत ज़रूरी है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि एनआरसी इम्प्लीमेंट और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे राज्य हैं, जिसमें एक पश्चिम बंगाल भी आता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे जहाँ तक लगता है कि अक्टूबर दुर्गा पूजा के बाद हमें ऐसा कुछ देखने को अम्बर मिलेगा। लेकिन एनआरसी की बात आते ही ममता दी तो कहती हैं कि जान से क्यों बाजी लगा दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन जान दे दूंगी, लेकिन एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी वेस्ट बंगाल में। यही ममता दीदी हैं जो कभी स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंका करती थी और रोया चिल्लाया करती थी लोकतंत्र के मंदिर में कि एनआरसी करना पड़ेगा, एनआरसी करते होवे, क्योंकि उनको पता था कि लेफ्ट फ्रंट 36 साल इसलिए यहाँ पर शासन की है क्योंकि वो घुसपैठियों के वोटों का लाभ उठाई है, पॉकेट वोट का। तो अभी क्योंकि उनकी सरकार बन गई है और वो सेम डॉपलगैंगर बन चुकी हैं, सेम एमओयू उन्होंने लेफ्ट फ्रंट का अपने पास मंगवा लिया है, तो अब उनको भी समझ में आ चुका है कि पश्चिम बंगाल में अगर सत्ता बचानी है, तो ये घुसपैठिया और मुसलमान वोटर्स जो हैं, वो तुर्क का इक्का है। अब रही बात कि सीएए के अगेंस्ट में भी ममता बनर्जी ने बहुत अफवाह उड़ाई थी और सीएए के अगेंस्ट में मुसलमानों को बहुत भड़काया था। कई रेलवे स्टेशन तोड़े-फोड़े गए हैं, कई धरना मिছিল मीटिंग हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, कई करोड़ रुपए खर्च जावेद अहमद खान ने किया है, जो टीएमसी के मिनिस्टर हैं। लेकिन सीएए इम्प्लीमेंट हो गया और ड्यूरिंग द इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन 2024 ही इम्प्लीमेंट हुआ। द सेकंड थिंग इज़ कि एनआरसी भी इम्प्लीमेंट होगा, होकर रहेगा और ममता दीदी चिल्लाती रहेंगी और ममता दीदी वो हैं जो अपनी जान कभी नहीं देने वाली है, कभी भी नहीं देने वाली है। जान तो बिल्कुल नहीं देगी लेकिन सवाल यही है कि आखिर एनआरसी लागू कैसे होगा? क्योंकि जब भी एनआरसी लागू करने की बात की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, तो जितने भी लिबरल और लेफ्टिस्ट नेता हैं, वो अपनी जान देने की बात करते हैं। सीए को लेकर ही कितना बड़ा हंगामा हुआ, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश की गई, जगह-जगह शाहीन बाग बने। तो एनआरसी तो उससे भी बढ़कर हो जाता है, तो ऐसे में किस तरह मुमकिन हो पाएगा ये? नहीं देखिए हमें जब भी कोई बिल या कोई भी नया कानून या कोई भी नई चीज इम्प्लीमेंट देश में होती है और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मोदी सरकार होती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए अंबर मुसलमान भी छाती पीटते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और अपने अपने आप को ख़त्म करने की धमकियाँ देते हैं और बहुत सारे जो मुस्लिम समर्थक और मुगलिया सल्तनत के दिमाग के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी यही करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि 3 तलाक बैन करते वक़्त भी कितना ज़्यादा मुसलमानों ने चिल्लाया था, पर्सनल लॉ बोर्ड ने अरबों रुपए खर्च किए थे, 84 से लेकर के 2017 तक एक केस को देखना और वकीलों के काफ़िले के साथ देखना, कोई मुँह की बात तो नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन जो होना था वो हुआ, 3 तलाक बैन हुआ। यूसीसी पर अभी सब छाती पीट रहे हैं, लेकिन मैं इतनी इतनी संतुष्ट हूँ और इतने पीसफुल हूँ, मुझे पता है कि होकर रहेगा क्योंकि कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका क्या कहेगा कि ठीक है मुसलमानों मैं आर्टिकल 44 नहीं मानूँगा,
ये क्या सर्वोच्च न्यायपालिका बोल सकता है अपने मुंह से? नहीं बोल सकता है। तो मैं बहुत रिपार्केशन में जाकर के मैं सोचती हूँ सेम थिंग इज के सीए से पहले भी भाई कभी खड़गे जी छाती पीट रहे थे, कभी राहुल जी छाती पीट रहे थे, कभी प्रियंका वाड्रा जी छाती पीट रही थी, कभी ममता जी छाती पीट रही थी, लेकिन हुआ क्या? सीए इम्प्लीमेंट हो गया। तो उसी तरीके से ये लोग छाती पीटते रहेंगे, पर देश की सुरक्षा के लिए और देश के अच्छे भविष्य के लिए, देश से घुसपैठियों को हटा करके निकाल करके देशवासियों को उनका लीगल राइट देने के लिए सरकार और सर्वोच्च न्यायपालिका को जो निर्णय लेना होगा वो लेकर के ही रहना चाहिए हर हाल में। और मुझे ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे जी ने जो ये बात लोकतंत्र के मंदिर में कही है कि 3 राज्यों में उन्होंने आसाम, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बारे में बात कही है। वाकई में इन 3 राज्यों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है और वो कोई बच्चा पैदा करके भी बढ़ रहा है और घुसपैठिया बुला करके भी बढ़ रहा है। अब एक औरत 1 साल में 5 बच्चे तो नहीं पैदा कर सकती है ना, पर पॉपुलेशन ग्राफ जो है वो एक साल में एक माँ पर 10 बच्चे नजर आ रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि एक वो पैदा कर रही है और 9 जो है वो बांग्लादेश से घुसपैठिया आ रहे हैं। तो इसको ये भी ग्राफ सामने में समझ में आ चुका है। तो एनआरसी होगा और होकर रहेगा। जिनको जिनको छाती पीटनी है वो पीटते रहे, जिनको जिनको कोर्ट जाना है वो जाते रहे। पैसा हराम का बहुत कमाया है मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने भी और अपोजिशन पार्टीज ने भी बहुत कमाया है। क्या ही करना होगा? इटली से कुछ पैसे मंगवाने पड़ेंगे या ममता साहिबा को कहीं और मुसलमान कंट्री से कुछ पैसे मंगवाने पड़ेंगे, तो कोर्ट ये खेलते रहेंगे। पर जो न्यायपालिका है या जो केंद्र की सरकार है वो एनआरसी को लेकर के बिल्कुल अपने आप को स्टक रखी है कि वो करेगी, लेकिन थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन के बारे में भी थोड़ा जल्दी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि हम यूपी हाई कोर्ट की बात करें और झारखंड हाई कोर्ट की बात करें उनके रिसेंट फैसलों की, उसमें उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि झारखंड और अन्य सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। एनआरसी लागू होना बहुत जरूरी है। बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट करना बहुत जरूरी है। जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। एनआरसी इसलिए होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जब एनआरसी की बात आती है तो छाती पीटना शुरू कर देते हैं जैसे पता नहीं कौन सा जुल्म आ गया। लेकिन दुनिया में कोई एक ऐसा देश नहीं है इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिसके पास एनआरसी ना हो। लेकिन हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हमारे पास एनआरसी नहीं, ये भी बड़ी विडंबना, बड़ी हंसी की बात है। जी, तो नाज़िया आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत अहम और बहुत सार्थक चर्चा रही। उम्मीद करते हैं अगली चर्चा में आपके साथ जुड़ेंगे ऐसे ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।